प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 बायोलॉजी का आज हम तीसरा सेशन आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। आज हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक में एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करने वाले हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को हमने टोटल दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो हमारी थी वो थी इनेट को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अब हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली और जो बड़ी बात है वो ये कि ये हम जन्म के बाद अर्जित करेंगे। ठीक है, जन्म के बाद अर्जित, पहली बात। दूसरा, एक बात हमेशा के लिए अपने माइंड में रखना बच्चों, जो जन्मजात प्रतिरक्षा थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी डिजीज है जिनकी हम बात करेंगे उनकी सुरक्षा एंटीबॉडी से होगी। ठीक है, तो यहां एंटीबॉडी का एक तरह से निर्माण होगा या शरीर के अंदर बाहर से एंटीबॉडी भेजी जाएगी और रोगों से सुरक्षा होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एंटीबॉडी पर डिपेंड है, मैं ये भी कह सकता हूं। या एंटीबॉडी काम करेगी, ऐसा जन्मजात प्रतिरक्षा में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये विशिष्ट होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा है। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब यह होगा कि मान लो कि आपने किसी एक बीमारी के विरुद्ध अपने शरीर के अंदर कोई एंटीबॉडी बनाई है, तो फिर आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बन चुकी है वो उस रोग के रोगाणु की तो पहचान करके उसे नष्ट कर देगी, लेकिन बाकी अन्य रोगों के जो रोगाणु शरीर में आएंगे उनसे शरीर को नहीं बचा सकती। कौन सी? ये उपार्जित, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? विशिष्ट। ठीक है, अब देखिए, तो कहीं ना कहीं अर्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो जन्म के बाद बाहरी कारकों के द्वारा अर्जित की जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की सुरक्षा जो है वह एंटीबॉडी के माध्यम से होगी। यहाँ एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी, तो यहाँ प्रतिरक्षियों का क्या होगा? यहाँ प्रतिरक्षियों के द्वारा रोग जनकों को क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। क्लियर है? चल, तो प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर एंटीबॉडी कैसे बनते हैं? तो अगर मैं अपने शरीर की बात करूं, हमारे शरीर की बात करूं, तब हमारे शरीर के अंदर एक WBC होती है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट। इसे हम बी लसीकण भी बोलते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है, तो ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है, मतलब सक्रिय हो जाती है। ठीक है, ये सक्रिय होकर के क्या करेगी? तो ये एक्टिव होकर के और प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये जो प्लाज्मा सेल है ये एक विशेष प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन को बनाएगी। ठीक है, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन? तो उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोब्युलिन, IG। इम्यूनोग्लोब्युलिन। अब देखिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जानकारी को कि एंटीबॉडी किसे कहेंगे। एंटीबॉडी की परिभाषा मैं यहां पर भी व्यवस्थित लिख रहा हूं कि प्रतिरक्षी है क्या? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी किसे कहोगे आप? तो देखिए बच्चों, एंटीबॉडी किसे कह रहे हो? जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन प्रविष्ट होता है तो उसके विरुद्ध कौन सी कोशिका? बी लसीकाणु सक्रिय होकर प्लाज्मा सेल का निर्माण करती है और ये प्लाज्मा सेल
एक विशेष प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है और उस प्लाज्मा प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन कहते हैं। और ये इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन इस रोगाणु को, इस एंटीजन को नष्ट कर देती है। इस कारण इस इम्यूनोग्लोब्युलिन को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। तो एक तरह से बी लसीकाणु द्वारा निर्मित इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन को ही क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। अब ये कब बनाएगी बी लसीकाणु? तो जब शरीर में कौन आएगा? एंटीजन। क्लियर? तो एंटीबॉडी है क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो कि हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, और इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत शरीर में एंटीबॉडी के द्वारा रोग जनकों को नष्ट किया जाता है। ये विशिष्ट होती है, सभी रोग जनकों के विरुद्ध समान रूप से काम नहीं करती, कुछ विशेष प्रकार के रोग जनकों के विरुद्ध ही काम करती है। ठीक है, और प्रतिरक्षी है क्या? तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि शरीर में जब भी कोई प्रतिजन आएगा तो हमारी बी लसीकाणु पहले सक्रिय होगी, सक्रिय होकर प्लाज्मा सेल बनाएगी, और वो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी? इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन। और इस इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन को ही हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलो। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार। एक को तो हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा इसका जो टाइप है उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? सक्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। ठीक है, तो ये हो गई सक्रिय प्रतिरक्षा, और इसका दूसरा जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं बच्चों निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो बच्चों बताइए उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने प्रकार हो गए? दो। एक कौन सा हो गया जो है एक्टिव, और दूसरा कौन सा हो गया? पैसिव। ठीक, अब सुनो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। देखो मैं बार बार इस जानकारी को बता रहा हूं, उपार्जित प्रतिरक्षा है तो ये हम अर्जित करेंगे। जन्म के बाद हम बहुत सारे ऐसे कारकों से इस इम्यूनिटी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे कारक की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि देखो, मान लो कि एक बच्चा है और उसने जन्म के बाद उसका जो पहला भोजन है वो उसकी माता का जो है दुग्ध होता है, प्रथम स्तन है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो माता के दुग्ध के अंदर एक प्रतिरक्षी होती है जिसे हम IgA बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे को माता के दूध से मिल रही है एंटीबॉडी, तो जन्म के बाद ही तो मिली, तो वो कैसी प्रतिरक्षी हो गई? उपार्जित। ठीक है, अब मान लो एक बच्चे को जन्म के बाद टीकाकरण करवाया गया और उसे BCG का टीका लगाया, या उसे टेटेनस का टीका लगाया, डिप्थीरिया का टीका लगाया। तो जब कोई टीका लगाया जाएगा तब भी तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो वो भी अर्जित है। समझ रहे हो? तो अर्जित की बात आप स्पष्ट रूप से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी दो जो हैं इसके टाइप है। अब देखो आप एक्टिव में क्या होगा। अब मैं एक जानकारी आपसे पूछता हूं, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना कौन रहा है? तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही तो बना रहा है। ये जो WBC है, बी लसीकाणु है या टी लसीकाणु है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का ही तो भाग है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। तो देखो अब सक्रिय प्रतिरक्षा में तो क्या होगा? सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? तो देखो मान लो कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक रोग जनक है या एक एंटीजन है
और वो एंटीजन इसके शरीर के अंदर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। मान लो ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर के अंदर बाहर से एक एंटीजन आ रहा है, एक रोगाणु आ रहा है, ठीक है। वो रोगाणु मेरे शरीर में आ गया। जैसे ही वो रोगाणु मेरे शरीर के अंदर आएगा, मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम, मेरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, मेरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अब क्या होगा, सक्रिय होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। बाहर से जब कोई रोगाणु आ चुका है तो मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम या जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो तो सक्रिय होगा ना, सावचेत होगा कि देखो बाहर से आतंकवादी आ गया है। भाई हमारे शरीर के लिए तो ये रोगाणु जो है टेररिस्ट है, एक तरह से आतंकवादी है। जैसे ही बाहर से कोई टेररिस्ट आया, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया, ठीक है। और वो एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के इस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनाना शुरू कर देगा, क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी, यानी क्या बनाना शुरू कर देगा, प्रतिरक्षी, ठीक है। और जैसे ही एंटीबॉडी बन जाएगी, अब ये एंटीबॉडी इस रोगाणु को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। और जैसे ही ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को नष्ट कर देगी तो अपने शरीर की इस रोगाणु से सुरक्षा होगी, मतलब अपने शरीर को रोग प्रतिरोधकता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। और इस रोग प्रतिरोधकता को ही हमने क्या नाम दिया है, सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्यों कहा इसे, क्योंकि इस प्रतिरक्षीकरण में ये जो रोगों की शरीर से सुरक्षा करने का ये जो तरीका है, इस तरीके के अंदर हमारा शरीर जो है वो सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो रहा है इसमें। तो ये पूरी प्रोसीजर आपके समझ में आई होगी कि जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है या एंटीजन को कृत्रिम रूप से प्रवेश करवाया जाता है और उस समय शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करता हो और वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करता हो, तो इस तरह से शरीर की रोगों से सुरक्षा को हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जानकारी क्लियर हो गई क्या, परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि सक्रिय प्रतिरक्षीकरण में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रूप से भाग लेगा। मैं लिख देता हूं, जब शरीर में कोई प्रतिजन या कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, जो उस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। ऐसी प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जानकारी क्लियर है, सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, बात आपके समझ में आ गई होगी। शरीर के अंदर कौन आया, प्रतिजन, और प्रतिजन के विरुद्ध कौन सक्रिय हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र ने सक्रिय होकर क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, ठीक है। तो आप अब बात समझ गए। अब आ जाते हैं निष्क्रिय। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहां एंटीबॉडी कौन बना रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी कौन बना रहा है, हमारा शरीर, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण में क्या होगा। अब मान लो कि जैसे मेरा शरीर, ठीक है, और मैं बीमार हो गया, या कोई एक व्यक्ति है और उसे सांप ने काट दिया, सर्पदंश हो गया, या उसे टेटेनस, डिप्थीरिया वगैरह कुछ डिजीज हो गई, ठीक है, उसे सांप ने काटा, वो हॉस्पिटल गया। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाएगा तो अब उसे तुरंत इलाज चाहिए,
तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर प्रयोगशाला के अंदर जो बनी हुई एंटीबॉडी है, जो बनी बनाई एंटीबॉडी है, जो किसी और व्यक्ति के शरीर में या किसी प्रयोगशाला में निर्मित हुई है, उस बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर मैं उस मरीज के शरीर में डाल दूं और उस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो उसकी ठीक हो जाए, तो उसे किस तरह की प्रतिरक्षा मिली? सक्रिय कि निष्क्रिय? निष्क्रिय तो प्राप्त हुई ना। क्यों निष्क्रिय? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर ने एंटीबॉडी नहीं बनाई। एंटीबॉडी तो कहां बनी थी? प्रयोगशाला में या किसी और जीव के शरीर में बनी थी। और वो किसी और व्यक्ति के शरीर में बनी हुई जो एंटीबॉडी थी या प्रयोगशाला में बनी हुई जो एंटीबॉडी थी, वो हमने किसके शरीर में डाल दी? किसी और एक दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दी और उसकी रोगों से क्या की? सुरक्षा। इसलिए ऐसी सुरक्षा को क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा तंत्र व्यक्ति का भाग लेता है? नहीं लेता। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षी प्रवेश करवाकर शरीर की रोगों से सुरक्षा की जाती है, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? जब किसी व्यक्ति के शरीर में आप बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षी प्रवेश करवा दोगे, तब तो वो प्रतिरक्षा कैसी है? निष्क्रिय। और जब किसी व्यक्ति ने खुद ही अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाई है, डेवलप की है, खुद कैसे डेवलप की? तो मान लो ये कोई एक टीका है। टीके के अंदर क्या होता है? नॉर्मली टीकों के अलग अलग प्रकार है, बना के पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टीके होते हैं, कुछ ऐसे टीके होते हैं जिनकी जो दवा है टीके की या जो वैक्सीन है, जो टीका है, उसके अंदर एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि मृत या दुर्बल रोगाणु होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम टीका लगा रहे हैं या पोलियो की खुराक पिला रहे हैं, पोलियो भी एक तरह से पोलियो का टीका लगता है, तो उसके अंदर या तो मृत रोगाणु होगा या दुर्बल रोगाणु होगा जो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। तो फिर हम टीका क्यों ले रहे हैं? जब उसमें रोगाणु है तो वो तो शरीर में रोग पैदा कर देगा ना। लेकिन टीके के अंदर जो रोगाणु होते हैं वो मैं बोल रहा हूं ना, मृत है, दुर्बल है, कमजोर है, वो बीमारी तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन टीके के द्वारा अपने शरीर में डाल दिए। शरीर में जैसे ही डाले, अपने प्रतिरक्षा तंत्र ने उसकी पहचान की कि बाहर से एक टेररिस्ट आया है, लेकिन कमजोर है, फिर भी अपना शरीर तो एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसके विरुद्ध क्या बना दी? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी जैसे ही बनी, उसने उस पर थोड़ा बहुत अटैक भी किया, बाकी उसके साथ साथ कुछ मेमोरी सेल बनी, कुछ स्मृति कोशिकाएं बढ़ती है। यहाँ पर किस तरह की कोशिका बनती है? स्मृति कोशिका। और इन स्मृति कोशिकाओं के पास में मेमोरी जमा हो जाती है कि हाँ, पोलियो का जो रोगाणु है उसकी बनावट इस तरह की है। अब दूसरी बार, जैसे ही कोई एक्टिव रोगाणु शरीर के अंदर आएगा, तो तुरंत स्मृति कोशिकाओं की मदद से उस रोगाणु के विरुद्ध बड़ी तीव्रता के साथ एंटीबॉडी बना करके उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पोलियो होगा नहीं, क्योंकि इससे पोलियो का क्या लग गया? टीका। टीके में क्या थे? दुर्बल प्रतिजन, दुर्बल रोगाणु, उनके विरुद्ध शरीर ने क्या बना दी? एंटीबॉडी बनाई तो शरीर ने, इसलिए वो कैसी? सक्रिय। लेकिन एक व्यक्ति इतना बीमार है कि उसे तो एंटीबॉडी चाहिए, तुरंत चाहिए, इसमें तो समय लगता है ना, टीका लगाओगे फिर बनेगी। एक व्यक्ति को तुरंत चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? बनी बनाई एंटीबॉडी दे दोगे उसे। बनी बनाई दे दी तो उसकी प्रतिरक्षा तो हुई, लेकिन कैसी? निष्क्रिय। बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो प्रतिरक्षीकरण है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये धीमी गति से बनती है। ये धीमी प्रतिरक्षा, ठीक है ना। इसे बनने में थोड़ा समय लगेगा। मान लो किसी को पोलियो का टीका लगाया है या बीसीजी का टीका लगाया है,
तो जैसे ही शरीर में प्रतिजन जाएंगे तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगी क्या शरीर में? नहीं बनेगी, समय तो लगेगा ना। तो ये धीमी गति से बनती है, बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, बनी तो धीमी गति से, धीमे धीमे बनी, लेकिन जैसे ही बन गई बाद में हमारे पूरे जीवन भर रोगों से सुरक्षा करेगी कि नहीं करेगी। एक बच्चे को अगर आपने पोलियो की खुराक पिला दी, पोलियो का टीका लगा दिया, तो धीमी गति से तो एंटीबॉडी बनी, लेकिन जैसे ही एंटीबॉडी बन गई पर स्मृति कोशिकाओं के पास वो मेमोरी चली गई, तो दूसरी बार जैसे ही सक्रिय रोगाणु आएगा तो तुरंत ये एंटीबॉडी क्या कर देगी? उसे नष्ट कर देगी। उसमें पोलियो तो नहीं होगा ना। इसका मतलब इसका प्रभाव, सक्रिय प्रतिरक्षा का प्रभाव जो है लंबे समय तक रहता है, दीर्घकालिक, ठीक है। तो इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है, ठीक है। धीमी प्रतिरक्षा का मतलब है धीमी गति से बनती है, बनने में समय लगेगा लेकिन प्रभाव दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक शरीर की प्रतिरक्षा करेगी, ठीक है ना। शरीर को कई समय तक, लंबे समय तक रोगों से बचाएगी। अब इसकी बात कर लें। अब देखो, ये प्रतिरक्षा, मान लो एक व्यक्ति को सांप ने काटा है, सर्पदंश हो गया उसे, तो तुरंत उसे आप एंटी वेनम दोगे, ठीक है ना। तो उसे जैसे ही आप एंटी वेनम दोगे तो वो ठीक होने लगेगा। इसका मतलब इसका प्रभाव तो बड़ा तेजी से हो रहा है, जैसे जैसे एंटी वेनम चढ़ा रहे हैं वो नॉर्मल हो रहा है। इसका मतलब इसका प्रभाव एक तरह से, इसकी अनुक्रिया या प्रभाव कह दो आप, ठीक है। यानी जैसे ही आप इसके अंदर मेडिसिन डाल रहे हो बॉडी में, वैसे वैसे नॉर्मल हो रहा है। तो एक तरह से इसका प्रभाव जो है या अनुक्रिया जो है तीव्र, ठीक है ना। क्लियर? जैसे ही मेडिसिन दी नॉर्मल हो गया। अब देखो आप, लेकिन आप मुझे यह बताना कि अगर एक व्यक्ति को सर्पदंश हुआ और उसे हमने एंटी वेनम दे दी, एंटी वेनम जैसे ही दोगे तो तीव्र गति से वो ठीक होने लगेगा। लेकिन मान लो उसे दूसरी बार और सर्पदंश हो गया, तो बताओ, ये एंटी वेनम एक बार दी हुई है, तो क्या सर्पदंश होने के बाद में भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, उसे दूसरी बार फिर से एंटी वेनम देनी पड़ेगी। लेकिन यही स्थिति यहां पे, जैसे एक बार पोलियो का टीका लग गया और उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, दूसरी बार जैसे उसके शरीर में सक्रिय पोलियो का रोगाणु आएगा तो फिर से आप उससे टीकाकरण करवाओगे क्या? नहीं करवाना। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षीकरण है इसका प्रभाव दीर्घकालिक रहता है शरीर में, लेकिन इसका प्रभाव जो है अल्पकालिक। अल्पकालिक प्रभाव, अल्पकालिक प्रभाव का मतलब यह है कि जैसे ही प्रतिरक्षी दोगे, एक बार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार वही बीमारी हो गई तो आपको फिर से प्रतिरक्षी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बार बार प्रतिरक्षी देनी पड़ती है, एक बार बीमारी में देनी, फिर दूसरी बार बीमारी होगी फिर से देनी है, और अगली बार होगी फिर से देनी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक, इसका प्रभाव बहुत कम समय तक। लेकिन इसकी अनुक्रिया, इसकी जो अनुक्रिया है वो धीमी गति से होती है, ये धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। अपना प्रभाव धीमे धीमे दिखाती है, और ये अपना प्रभाव या इसकी अनुक्रिया तीव्र गति से होती है, जैसे ही दो व्यक्ति नॉर्मल, ठीक। अंतर समझ में आ गया होगा आपके। ये तीन चीजें जरूर याद रखोगे, परिभाषा, फिर अनुक्रिया, फिर प्रभाव। इधर भी परिभाषा, अनुक्रिया, प्रभाव, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो आप लोग, तो इसके एग्जाम्पल तो वैसे मैं इनके आगे प्रकार पढ़ाने वाला हूं, वहां बताऊंगा। अब देखो आप बच्चों, सक्रिय और निष्क्रिय को भी फिर से आगे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं।